हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए क्या लेके आया हूँ, देखिए, बिहार पुलिस 2023 सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री का सेट 3 लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है इसमें। और एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी भाई स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए क्या कहता है। चलिए देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? पूछा जा रहा शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था भाई? विलियम हॉकिंस आया था क्या? मनुची आया था क्या? इब्न बतूता के टॉमस रो? जल्दी कमेंट करके बता दो। तो भाई जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं बहुत ही गर्दा है और एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो जल्दी जल्दी बताओ तो भाई क्या होगा? ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा कि सी नंबर होगा कि डी होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो कमेंट आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, बी। चलो बताते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब प्यारे मित्रों मनुची। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुची आया था। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम एकत्रित करके लाए हैं, ध्यान से देखिए। मनुची दारा शिकोह के सेना में तोपच्ची था। तोपच्ची मतलब जानते हैं, जो तोप को चलाता है उसको तोपच्ची कहते हैं। इसके अतिरिक्त मनुची औरंगजेब, शाह आलम, जय सिंह आदि के यहाँ भी अपनी सेवाएं दी थी। इसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत का नाम एस्टोरियो द मोगोर है। विलियम हॉकिंस अगस्त 1608 में सूरत आया और अप्रैल 1609 में जहांगीर से मिलने दरबार आया था। यह अंग्रेज है। थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और हॉकिंस और टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का व्यापारिक दूत बनकर भारत आए थे। हॉकिंस का बात करते हैं या टॉमस रो का बात कर रहे हैं, दोनों ही क्या था? राजदूत बनकर आया हुआ था। इब्न बतूता मोरक्को यानी मराकेश निवासी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे बेटा, क्वेश्चन से पहले कुछ विशेष जानकारी आपके लिए लाए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है प्यारे मित्रों? बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे युवा साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि ये जो 2 किताब आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चक्षु पब्लिकेशन की ओर से जारी किया गया है और अभी मार्केट में बहुत गर्दा मचा के रखा हुआ है। क्यों गर्दा मचा के रखा है? सबसे पहले हम बात करते हैं, जो एग्जाम आप लोगों का होने जा रहा है सिपाही भर्ती दरोगा पुलिस का, उसमें क्या है, सामान्य अध्ययन हो, सामान्य हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, समसामयिकी हो या बिहार एक अवलोकन हो, इसका नवीनतम पाठ्यक्रम इसमें जोड़ा गया है और बहुत ही बेहतरीन नोट्स इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसमें 5 सॉल्ट पेपर्स और 20 प्रैक्टिस सेट का एक अलग किताब भी आपको मिलेगा, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। बहुत ही आधुनिक ढंग से इस किताब को जारी किया गया है और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके, अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, वहां पे जाके आप इसको आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने भविष्य को और अच्छा उज्जवल बना सकते हैं इसे पढ़ के। तो जल्दी जल्दी जाइए और इसको खरीदिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? भारतीय सिविल सेवा का बात किया जा रहा है। जैसे हम लोग आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह सोचते हैं ना बनने का, ये जो रहते हैं वो इसी परीक्षा से देकर बनते हैं। तो पूछा जा रहा है भाई किसके समय? डलहौजी के समय की, कर्जन के समय की, बैंटिंग के समय की, कार्नावालिस के समय? भारतीय सिविल सेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे मित्रों इस अध्याय का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्नावालिस। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं जो उस समय घटित हुई थी। देखिए, सिविल सेवा के जनक कार्नावालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त 23 मार्च 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में हड़प नीति का चलन था। हड़प नीति के जनक अगर कोई बोले जाएं तो उसको हम किसको बोलेंगे भाई? लॉर्ड डलहौजी को बोलेंगे। कर्जन की तुलना में गोखले ने औरंगजेब से किया था। विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने वाले अंग्रेज का क्या नाम था? विलियम बेंटिंग। अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। भारत का प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो 1864 में बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे मित्रों।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पूछा जा रहा कौन सा घटना है जो सबसे पहले घटित हुआ था? लॉर्ड लिटन का दिल्ली में दरबार, क्या संथाल विद्रोह, क्या प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, कि इल्बर्ट बिल विवाद? तो सबसे पहले क्या हुआ था प्यारे मित्रों? सबसे पहले हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए। प्रथम आंग्ल युद्ध अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 1845 से 46 ईस्वी। संथाल विद्रोह अगर बोला जाए 1855 से 56। लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार तो 1 जनवरी 1877। और इल्बर्ट बिल विवाद अगर बोला जाए 1864। तो देखिए इन सब में सबसे पहले कौन सा घटना घटित हुआ? 45-46 वाला। 55 तो बाद में, 77 बाद में, 84 बाद में। सबसे पहले 45-46 यानी प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का समापन लाहौर की संधि और भैरावोला की संधि के द्वारा हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था। और 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय कर दिया। और संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ और इल्बर्ट बिल के विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा, क्या हुमायूं ने, क्या अकबर ने, क्या अबुल फजल ने, क्या गुलबदन बेगम ने? तो हुमायूं नामा का रचना जो है प्यारे मित्रों वो की थी गुलबदन बेगम, जो कि उसकी सौतेली बहन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं अबुल फजल अकबर के नवरत्न में से थे और जिसने अकबरनामा जैसी पुस्तक लिखी। और देखिए हुमायूं नामा का अगर कोई पूछे तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा वो लिखा गया था। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन सबसे बदनसीब बादशाह वही था। ठीक है, सबसे बदनसीब। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। हुमायूं फारस के शाह तहमास्प के सहयोग से पुनः सरहिंद में मच्छी विरा के युद्ध में मई जून 1555 में पुनः सत्ता पर अधिकार कर लिया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन बाबर की बेटी थी। तो चलिए तभी ना बहन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। गौतम बुद्ध, ठीक है, क्या कुशीनगर, क्या सारनाथ, क्या बोध गया? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो लुम्बिनी, क्या? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। लुम्बिनी बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में था। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब अपना देह को त्याग किया था। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है बुद्ध को ज्ञान कौन सा वृक्ष के नीचे मिला था? तो पीपल। बुद्ध सबसे अधिक उपदेश और निवास श्रावस्ती में किया। सबसे ज्यादा उपदेश भाषण कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का प्रकाश। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण तृष्णा यानी इच्छा है। अगर इच्छा है तभी दुख है, इच्छा ही मत करो तो दुख ही नहीं होगा। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान है। त्रिपिटक, सुत्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया है, क्या? हीनयान और महायान। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य तथा निवास स्थल को मठ या विहार के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के 3 अंग है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रति समुत्पाद का अर्थ होता है एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की उत्पत्ति होना। एक प्राप्ति होगा तो दूसरे की उत्पत्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो हुआ था प्यारे मित्रों 1930 में। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कब? 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नवसारी जिला के डांडी तटीय गांव की यात्रा किया था और इसे डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घरसाना की सत्याग्रही की प्रशंसा अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने की थी। किसने की थी? वेब मिलर। इस आंदोलन में महिला की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण रही और इस आंदोलन में व्यापारियों पूंजीपति वर्ग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई नमक तो सभी को चाहिए ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो का बारे में बात किया जा रहा है। तो मार्ले मिंटो कब किया गया था? 1909 ईस्वी में। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लेते हैं। भारतीय परिषद एक्ट यानी 1909 का बात किया जा रहा है को मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। मार्ले उस समय भारत सचिव और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे, दोनों अलग अलग लोग हैं। 1909 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीजरोपण किया गया था। यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल कर भारत विभाजन का बीज रोपण यहीं पे शुरू हुआ था और पाकिस्तान और भारत का क्या हो गया? बंटवारा इसी कारण हुआ था। वास्तविक रूप से देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। 1909 के एक्ट द्वारा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा एसपी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाए गए और एसपी सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था। प्यारे मित्रों चलिए, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। और यह सरकार कब किया गया भाई? भारत सरकार एक्ट 1935 द्वारा, की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, की अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा, की क्रिप्स सुझाव 1942 के द्वारा। तो प्यारे मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। और चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है और यह घोषणा अगस्त 1917 में किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं प्यारे मित्रों, तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में यह घोषणा की कि महामहिम सम्राट यानी हिज मैजेस्टी कि सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों को अधिकाधिक सम्मिलित किया जाए और धीरे धीरे स्वतंत्र संस्थाओं का विकास किया जाए जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में ये आगे बढ़ सके। इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय पर भारत के सचिव पद पर विराजमान थे यानी सचिव थे भारत के। तो चलिए प्यारे मित्रों आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाई? चलिए प्यारे मित्रों इसको देख लेते हैं। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या इल्तुतमिश, क्या बलबन, कि सिकंदर? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया? इल्तुतमिश ने। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ने शासन में सहायता देने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चिलगामी यानी उसको चारगान 40 सरदारों को कहा गया है। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को लागू किया। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं में सिजदा और पोबोस को प्रारंभ किया। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का सबसे प्रमुख शासक था। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर बसाया और 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित 1506 में किया। सिकंदर लोदी ने भूमि माप का एक नया स्केल बनाया जिसे गजे सिकंदरी कहा गया है। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर यानी मृद भांड काल PGW फेज के रूप में जाना जाता है? क्या हड़प्पा सभ्यता के काल को, क्या पूर्व वैदिक काल को, क्या उत्तर वैदिक काल को, कि महाजनपद काल को? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल को। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृतभांड का काल यानी पेंटेड ग्रे
वैर फेज के रूप में जाना जाता है। महाजनपद काल को उत्तर काला ओबदार मृदभांड काल यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वैर फेज के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता के तहत रखा गया यानी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण संस्कृति काल में लाल और काला मृदभांड का प्रयोग हुआ करता था। भारत में लोहा का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से क्या था? भारत में पहला बैंक यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर, क्या बैंक ऑफ बंगाल, क्या बैंक ऑफ बॉम्बे, क्या बैंक ऑफ मद्रास की बैंक ऑफ हिंदुस्तान? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? देखिए शाहजहां को कैद कर लिया था इसका बेटवा, तो भाई कौन बेटी ने इसको पूरा क्या किया? देखभाल किया, माने सेवा किया। क्या रोशन आरा? नहीं। गुलबदन? नहीं। इनमें से सभी? नहीं। जहां आरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। संत कबीर के गुरु कौन थे? क्या रामानुज, क्या रामानंद, की वल्लभाचार्य, की नामदेव? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रामानंद। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? 1840 ईस्वी में, कि 1841 में, कि 1842 में, कि 1843 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1843 ईस्वी में। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, सिंध को अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया था। सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल एल वरो यानी 1842 से 1844 ईस्वी को जाना जाता है। दास प्रथा का अंत एलन वीरो द्वारा 1843 ईस्वी में सन 1843 में किया गया था। सिंध पर विजय पूरी तरह से अनुचित रूप से किया गया था और इसकी भारी आलोचना ब्रिटेन ने की थी, ब्रिटेन तक किया गया था। डलहौजी के समय 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश भारत राज्य का रूप में मिलाया गया और पंजाब विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। तो आपको बताना प्यारे मित्रों ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।